अरे ना, वेलकम बैक। मैं ये बता रहा था कि फर्ज कीजिए कि अब आप किसी और जगह शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए 30,000 की, उस पर 4.5% डिस्काउंट हो। तो अब प्रोग्राम में हमें जगह जगह जाके तलाश नहीं करना। जैसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दो जगह इस्तेमाल हुई थी। पहले तो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था। डिस्काउंट कैलकुलेट करने में ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इस्तेमाल हुई थी। फिर डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करने में ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इस्तेमाल हुई थी। तो अब हमें उसके लिए प्रोग्राम में जगह जगह जाके चेंज नहीं करना। हमने सिर्फ एक जगह उस वेरिएबल नेम का चेंज कर दिया। जगह जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज हुआ, हर जगह पर उसकी वैल्यू अब 2,000 के बजाय 30,000 हो जाएगी। तो इसी तरह से जो परसेंटेज वाला पहले 40% था, अब अगर 4.5% होता, हम परसेंटेज में 4 अब प्रोग्राम में जहां जहां पर भी 4% यूज हुई है, हर उस जगह पर 4.5 इस्तेमाल की। अब जो परसेंटेज की वैल्यू इस्तेमाल होगी वो 4.5 हो। अच्छा, 30,000 का 1% बनता है। 30,000 का 1% कितना बनता है? कम मिनट। मुझे कुछ जो जूम जूम सेशन स्टोर करने से मुतालिक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको नजर आ रहा हो। अगर नहीं नजर आ रहा तो हम इसको दोबारा रिज्यूम करें। शेल है और अच्छा ना, इस 30,000 का 1% वो होगा 300। तो 4% कितना होगा? ठीक है, मल्टीप्लाई करने 4 से 1200। और 0.5 का मतलब है 1200 प्लस 150, कितना है? 1350। तो 30,000 में से 1350 डिस्काउंट हुआ। लेकिन प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि वो क्या देता है। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस 30,000 माइनस, यहाँ शेल पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 30,000 माइनस 1350, 28650 आनी चाहिए डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस की। अब इसको रन करके देखते हैं। चेंजेस की थी तो सेव भी करना पड़ेगा। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज 28650। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमने किस लिए इस्तेमाल किया है कि अब ये जहां जहां भी ये वैल्यू इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हर जगह पर सब जगह चेंज हो। अच्छा, ये चीजें ये चीजें तो अ, अब जब इसका मतलब है कि आपको ये प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो आप ये प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते। कोई और ऐसा है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, उसको अगर ये दे दो, उसको क्या पता कि अगर कोई और आइटम है, सपोज 10,000 का कोई आइटम है और उस पर 12.5% डिस्काउंट है, तो कैसे क्या चीज़ चेंज करे तो उसमें अ, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज फिक्स की हुई है ना, इसको फिक्स करने के बजाय हम ऐसे यूजर को अपना प्रोग्राम देने के लिए, जो प्रोग्रामिंग ना जानता हो, हम इसमें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं कि हम इसमें वैल्यू फिक्स करने के बजाय यूजर से कहते हैं कि वो बता दे। मसलन परसेंटेज है ना, मसलन परसेंटेज है। तो परसेंटेज इस दफा हमने यूज की थी, कितनी यूज की थी हमने? अ, अभी इससे पहले थी, पर अभी मेरे ध्यान नहीं आ रही। सबको याद है, ये वैल्यूज चेंज हुई है। पहले कुछ और वैल्यू थी, अब 4.5 है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू फिक्स करने के बजाय वो जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो यूजर से पूछ ले कि परसेंटेज कितनी है। और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी है, वो भी यूजर से पूछ ले, ताकि यूजर को प्रोग्रामिंग जानने जाने बगैर वो आपका प्रोग्राम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता हो। जैसे मैंने मिसाल दी ना कि आप अगर फर्ज कीजिए कोई चीज़ 10,000 की, उस पर 12.5% डिस्काउंट है, तब मुझे यहाँ पर 12.5 लिखना चाहिए और यहाँ पर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में 10,000 लिखना पड़ेगा। अब जब ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो ये उसकी सही वैल्यू प्रिंट कर देगा, 8750 आ गई। लेकिन
मैं चाहता हूँ कि ये 12.5, इससे पहले 4.5 लिखी थी, उससे पहले एक और वैल्यू लिखी, फिक्स ना हो। जब ये प्रोग्राम रन हो तो यूजर से पूछे कि कितने परसेंट है और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है, और फिर वो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस बता दे। तो इसके लिए बजाय इसके कि मैं इसको फिक्स करूं, इसकी जगह पर एक स्टेटमेंट यूज होता है जो कहलाता है इनपुट, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है ना। अच्छा, इनपुट पर एक कॉमन वर्ड है ना, तो मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है कि इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब ये होता है कि यूजर से, कंप्यूटर यूजर से कुछ पूछ रहा है, और यूजर जो कुछ बता रहा है वो कंप्यूटर उसको आगे इस्तेमाल करेगा, तो वो यूजर से इनपुट ले रहा है। तो इनपुट, पाइथन में इनपुट लेने के लिए ये इनपुट और उसके आगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिख देते हैं, तो बस ये इनपुट लेता है। अच्छा, जब किसी जगह पर इनपुट लिखा हुआ है तो, और जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो जब वो ऐसे स्टेटमेंट पहुंचता है जहाँ इनपुट लिखा हुआ है, तब वो वहां जाके प्रोग्राम पॉज हो जाता है और वहां पे कर्सर की वैल्यू का इंतजार करता है, यूजर की वैल्यू का इंतजार करता है। यूजर जो भी वैल्यू टाइप करके एंटर प्रेस करता है, फिर वो प्रोग्राम जो है वहां से आगे बढ़ता है। यानी अब जब प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम यहाँ आके ठहर जाए, यूजर की इनपुट का वेट करेगा। जब तक यूजर कोई वैल्यू टाइप करके एंटर नहीं प्रेस कर देता, प्रोग्राम इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, इसी लाइन पे ठहरा रहेगा। अच्छा, इसी तरह से मुझे जो ओरिजिनल सेलिंग सेलिंग प्राइस है वो भी मैं फिक्स नहीं करना, तो वो भी मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, तो इसके आगे भी मैं इनपुट ले। अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये परसेंटेज, परसेंटेज जो जब ये इस लाइन पे पहुंचेगा। अच्छा, मैं लाइन नंबर भी शो कर दूँ जरा, ताकि मैं लाइन उसको रेफर कर सकूँ मैं किस लाइन की बात कर। अब जो लाइन नंबर 3 है ना, जब लाइन वन, हम प्रोग्राम वन, लाइन वन तो कमेंट है हुई है, तो एग्जीक्यूट, जो कमेंट्स होते हैं वो तो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखे हुए होते हैं, पर वहाँ लिखे हुए होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। दूसरी लाइन पे हमने कुछ लिखा ही नहीं, पहली लाइन जो हमने लिखी है वो है ही 3 पर, तो सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी ना वो 3 होगी, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं जो एग्जीक्यूट करना है। तो लाइन नंबर 3 सबसे पहले execute। जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, ये इनपुट का, यूजर की इनपुट का वेट करेगा। यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको वो परसेंटेज नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा, और फिर वो लाइन नंबर 4 पे आएगा। लाइन नंबर 4 पे फिर इनपुट लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे फिर यूजर की इनपुट का वेट करेगा। यूजर कोई वैल्यू टाइप करके एंटर प्रेस करेगा तो उस वैल्यू को वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में असाइन करेगा, और फिर ये आगे बढ़े। यानी लाइन नंबर 6 पे आएगा, फिर ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, फिर 7 पे आएगा, फिर ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, फिर लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 8 अगेन वो है ना, कमेंटेड है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 9 पे जो कुछ लिखा हुआ है, अच्छा इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लाइन नंबर 8 पे मैंने सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे कि हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने क्या किया था, इसके लिए हमने ये कमेंट के तौर पे यहाँ छोड़ दिया था कि आपको याद रहे कि हमने इससे पहले क्या किया था। एनी हाउ, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, अभी इसमें एक एरर आएगा। लेकिन मुझे ऐसे, मैं आपको उसकी डिटेल, इनपुट की डिटेल बताने के लिए ही मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ वो एरर सही किए बगैर। लेकिन ये बात तय है, जो मैंने आपको जितना बात बताई है ना वो जरूर होगी कि यह लाइन नंबर 3 पे आके रुकेगा, यहाँ पे यूजर की इनपुट का वेट करेगा, यूजर टाइप करके एंटर प्रेस करेगा, तो फिर वो उस वैल्यू को परसेंटेज में असाइन कर देगा, और फिर अगली लाइन पे आएगा, फिर इनपुट मांगेगा उसको, फिर और आगे जो है आगे जाके वो एरर देगा। अच्छा खैर, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें, ये अब मेरी इनपुट का वेट कर रहा है, ये मेरी इनपुट का वेट। ठीक है, देखिए हर दफा जब भी हम रन करते तो ये लाइन शो करता था, उसके बाद आउटपुट शो करता था, ये लाइन शो करता था, फिर आउटपुट शो करता था। अभी इसने ये लाइन तो शो की है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया, क्योंकि ये तो मेरे इनपुट का वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ ही है लाइन नंबर 3 पे इनपुट, ये भी प्रोग्राम वेट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ 12.5% है। अच्छा, अब एंटर कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं देते कि अगली लाइन जो है वो है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यहाँ पे फिर इनपुट है, तो अब ये यहाँ पर ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ये मेरी इनपुट का वेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे दिया 10,000। अब 10,000 लिख के जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये लाइन नंबर 4 कंप्लीट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये लाइन नंबर 5 पे आएगा,
5 पे कुछ नहीं है तो लिहाजा ये 6 पे आके उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करेगा और यहाँ ये एरर देगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें मालूम है, लेकिन मैं आपको उसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ, इसलिए ये एरर आने दे रहा हूँ। ये आ गया है, कह रहे कैन नॉट मल्टीप्लाई। अब पढ़ते कहाँ से हम, आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं ना। टाइप एरर, ये इसका ऑप्शनल नेम है। कोलन के बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन एंड ऑफ टाइप str। ये अभी आपको पहला दिन है क्योंकि इसलिए इसको इसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी। मैं आपको इसकी अभी जो डिटेल बताऊँ ना, उसके बाद ये वाली बात आपकी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए बात ये है कि पाइथन में जब भी हम इनपुट लेते हैं ना, तो उसको वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पे लेता है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मैंने तो लिखा था 12.5, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से गए, तो नंबर है। लेकिन हर अब मैं आपको यहाँ से ये बात बताऊं कि पाइथन में हर वेरिएबल में जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है x इक्वल्स टू 2, तो अभी x नाम का वेरिएबल है, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो उसकी वैल्यू तो है 2। लेकिन हर वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होती है। टाइप से क्या मतलब है कि नंबर है या अल्फाबेट्स। ये नंबर है तो लिहाजा अगर मैं लिखूं इसकी वैल्यू इसकी टाइप फाइंड करने के, किसी भी वेरिएबल की अगर आप टाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप शेल पे लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम, तो उस वेरिएबल की टाइप डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, टाइप जो डिस्प्ले करे उसको देखें। इसमें भी ये जो लेस देन का साइन है, फिर क्लास है, थोड़ी देर के लिए शुरू की चंद क्लासेस के लिए भूल जाइए ताकि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो ये चीज भूल जाइए, जो असल चीज देखने वाली है ना, वो ये कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंट। पाइथन में जो इंटीजर नंबर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है इंट। तो ये बता रहा है कि एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। जब एक्स वेरिएबल में अगर मैं लिख दूं 4.5 और मैं प्रिंट करूं तो एक्स में वैल्यू 4.5 ही होगी, लेकिन अब इसकी टाइप देखें क्या होगी। टाइप ऑफ एक्स इज फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट। जो मैथमेटिक्स में रैशनल या इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, जिसको रियल वैल्यूज कहते हैं या डेसिमल वैल्यूज कहते हैं, रियल वैल्यूज कहते हैं। जो रियल नंबर्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए पाइथन में लफ्ज इस्तेमाल होता है फ्लोट। जिस तरह से इंटीजर के लिए इंट इस्तेमाल होता है, इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट इस्तेमाल होता है। तो टाइप ये बताता है कि ये पाइथन के हिसाब से कौन सी टाइप है। तो जब हमने एक्स में 2 असाइन किया तो उसने कहा था इंट है, जब हमने एक्स में 4.5 असाइन किया तो उसने कहा फ्लोट है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अच्छा, किसी इसी वेरिएबल में अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल ABCDEFGH असाइन कर दूं, तब इसकी वैल्यू तो एक्स है, ABCDEFGH है, लेकिन अगर इसकी टाइप देखेंगे तो ये है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए पाइथन इस्तेमाल करता है str का वर्ड इस्तेमाल करता है, str का मतलब कि स्ट्रिंग है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो पाइथन में जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आता है। पाइथन में हम कोई और चीज इनपुट कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम स्ट्रिंग ही इनपुट कर सकते हैं। ये पाइथन की स्ट्रेटेजी है इनपुट लेने की। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर यूजर जो इनपुट देगा वो एक डेसिमल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा, लिहाजा पाइथन में हम स्ट्रिंग वेरिएबल को किसी भी और दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो कन्वर्टेबल है। ठीक है, अब देखें, परसेंटेज इनपुट लेने के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसकी वैल्यू और उसकी टाइप,
और इसी तरह से प्रिंट करवाऊं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये वेरिएबल, और इसकी टाइप। तो ये दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग्स आएंगी। आप वैल्यू चाहे जो जो भी दे दें। मैंने इसको रन किया है और रन करने पे ये इनपुट मांग रहा है 4.5, 12.5। चलें, खैर कोई बात नहीं। मैंने बताया परसेंटेज में वैल्यू आ गई 412.5, और टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10,000। हालांकि 10,000 तो नंबर है, अभी मैंने कैलकुलेशन की, लेकिन ये इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग ही दे रहा है, 10,000 और स्ट्रिंग। आगे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वो उसको कैलकुलेशन के लिए तो नंबर चाहिए ना। स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग जो है वो कैलकुलेशन में नहीं इस्तेमाल हो सकती। और अब मैं तो ये वाली बात प्रूव हो गई कि इनपुट जब भी लेता है ना, तो वो उसकी टाइप को स्ट्रिंग ही रखता है, भले आप वैल्यू कुछ भी दें। लेकिन मुझे एज प्रोग्रामर पता है ना कि मेरा, जब मैं यूजर को ये दूंगा तो ये सब यहाँ पर वो परसेंटेज इनपुट करेगा, और परसेंटेज जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगी पाइथन के हिसाब से। मैथमेटिक्स के हिसाब से रियल नंबर, और पाइथन के लिए में उसके लिए इस्तेमाल होता है वैल्यू, इसके लिए नाम होता है फ्लोट। तो मैं इस परसेंटेज को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा मुझे। और पाइथन में किसी स्ट्रिंग वैल्यू को, जिसमें यानी ऑफिशियली तो वो स्ट्रिंग है, लेकिन यूजर ने उसमें दिए दिए तो नंबर ही है ना, तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए लिखना होता है फ्लोट, और उसके बाद ब्रैकेट में के पेयर्स में उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मुझे तो इसे आगे उसमें इस्तेमाल करना है ना, कैलकुलेशन में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस इसको यहाँ इसका नाम कुछ और कर दें, इसका नाम सपोज PER कर देते हैं, और इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद उस वेरिएबल का नाम परसेंटेज रख लेते हैं। अब देखते हैं कि, सॉरी, इसको तो परसेंटेज ही रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में करना पड़ेगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इनपुट जो आएगा यूजर देगा तो 10,000, लेकिन पाइथन का रूल है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग से इनपुट लेता है, लिहाजा वो जो स्ट्रिंग आएगी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में, वो स्ट्रिंग में 10,000 स्टोर हुआ है। मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इंटीजर में। लेकिन प्राइस तो फ्लोट भी हो सकती है ना, तो बजाय इसके कि मैं इसको इंटीजर रखूँ, एहतियातन इसको फ्लोट कर लेता हूँ। इसको भी मैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है। ये होगा क्योंकि मेरे पास इनपुट तो PER नाम के वेरिएबल आ रही है, तो मैं PER को फ्लोट में कन्वर्ट करके परसेंटेज नाम की वेरिएबल में स्टोर करता है। इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। इसको, ये तो मेरे पास कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू इस नाम से आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आगे इसको इस्तेमाल किया हुआ है कैलकुलेशन में। तो यहाँ मैं उसका नाम क्या रखूँ, कुछ भी रखा जा सकता है, ABCD भी रखा जाएगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के लिए मैं OSP लिख लेता हूँ। अब यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ क्या आएगा, OSP, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तब ये इनपुट हुई और ये कन्वर्ट हो गई, और यहाँ इनपुट हुई और ये कन्वर्ट हो गई, और आगे ये कैलकुलेशन। प्रोग्राम वही है, हमने सिर्फ इनपुट, क्योंकि हमें ये पता है कि पाइथन में हर वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग होती है, लेकिन मुझे पता है तो उस स्ट्रिंग में असल में एक नंबर स्टोर हुआ होगा। तो मैं उस नंबर उसको कैलकुल ऐसी ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट, ऐसी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सके, उसको अ, सही टाइप में कन्वर्ट कर किया है मैंने। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये मुझसे सबसे पहले तो मांग रहा है इन ये मांग रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, वो है 12.5। अब देखें, वैल्यू
इसने बताई कि 12.5 है और अब ये फ्लोट है। ठीक है, हमने यहाँ क्या प्रिंट किया था, परसेंटेज और टाइप ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज नाम के वेरिएबल की टाइप जो है वो फ्लोट आ रही है, और पी आर जो है वो अभी भी स्ट्रिंग ही है। उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया फ्लोटिंग पॉइंट में और उसको परसेंटेज में स्टोर किया। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास अगली वैल्यू का अगली इनपुट का वेट कर रहा है। यहाँ मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 10,000। तो अब इसने डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस सही कैलकुलेट। तो बताना आपको ये मकसद था कि जब पाइथन में जब भी हम कोई इनपुट लेंगे तो भले नंबर हों, भले अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे कुछ भी आप लिखें, वो उसकी इनपुट हमेशा आती ही स्ट्रिंग के तौर पे। अच्छा, स्ट्रिंग, अब बाद लोगों के जहनों में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि पहले भी तो उसमें 1 2 डॉट और 5 लिखा हुआ था, अब भी 1 2 डॉट और 5 लिखा हुआ है, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? तो देखें, 12.5 फ्लोट में और 12.5 स्ट्रिंग में फर्क ये है कि फ्लोट 12.5 इज वन सिंगल वैल्यू, जबकि अगर ये स्ट्रिंग में है ना, तो इसका 1 अलग स्टोर हुआ हुआ है, 2 अलग स्टोर हुआ हुआ है, डॉट अलग स्टोर हुआ है, 5 अलग स्टोर हुआ हुआ है। ये अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर के तौर पे स्टोर हुआ हुआ होता है उस स्ट्रिंग के अंदर, एज वन सिंगल वैल्यू 12.5 में स्टोर हुआ हुआ है। और जो 10,000 था ना, ये 10,000 भी वन, और एक वन है, फिर उसके बाद उससे अगला जीरो है, फिर उससे अगला जीरो, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला जीरो, ये 5 अलग अलग कैरेक्टर्स स्टोर हुए हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट। ये वन सिंगल वैल्यू नहीं बना रहे होते स्ट्रिंग। जब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट में, तो ये एक वन सिंगल वैल्यू बना लेते हैं। अब ये 10,000 इज वन सिंगल वैल्यू। अदरवाइज जब ये स्ट्रिंग होता है तो इसका हर इंडिविजुअल कैरेक्टर वो अलग अलग जगहों पे स्टोर हुआ हुआ होता है, अलग अलग जगहों इसकी अगर आप लोगों में से जो लोग प्रोग्रामिंग पहले से किसी हद तक पढ़े हुए हैं, अगर वो इसकी डिटेल में जाना चाहें ना, तो जब ये हमारी सेशन एंड होगा 5 बजे इंशाल्लाह, तो उसके बाद वो मुझसे चैट पर ये डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो कोई हर्ज नहीं है। ये आगे आने वाले उसमें कवर होगा किसी हद तक, क्योंकि हम आगे आने वाली क्लास में पाइथन के जो इंटरनल्स हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ ये वाली बातें खुद बहुत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज की क्लास में हम इतना पाइथन पढ़ लें कि जो बिगिनर लेवल के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं ना, वो आप खुद लिख सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो अभी तक यही हुई है। अगर इसमें आपको कोई जो बातें ना समझ में आ रही मुझे बताइएगा, हम प्रोग्राम इस काम को अभी थोड़ा सा और आगे लेके चल। और बस ये हम अब जो मैं फीचर डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो इसका आखिरी फीचर है। फीचर आखिरी है। अलबत्ता मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा ना आज, उस असाइनमेंट में आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल करने होंगे। जैसे आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा, तो स्क्वायर रूट वगैरह कैसे कैलकुलेट, बस ये वाली बात और बताऊंगा, लेकिन प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स मजीद आपको नहीं बताऊंगा। तो आखिर में हम उसको समराइज भी करेंगे, ताकि जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है वो आप उसकी समरी अपने पास ज़रूर कोई ना कोई कॉपी पेंसिल लेके अलर्ट होके बैठ। देखिए, इसको सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि ये चीज़ अपने मोबाइल पे ना ये जो सेशन है मोबाइल पे ना अटेंड करें, बल्कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अटेंड करें। ऐसी चीज़ जहाँ पर आप पाइथन इंस्टॉल कर सकें, पाइथन इंस्टॉल्ड हो, और आप मेरे बताने के बाद बात चीज़ें ऐसी होती अभी आज के सेशन में तो ऐसी कोई चीज़ सारी चीज़ें बताने की ही थी। बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैं कहूँगा कि आप करके देखें। मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये खुद भी करके देखें। तो उसके लिए बेहतर ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी उस वक्त हो सकेगी जब आप ये काम डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर अब डेस्कटॉप या लैपटॉप को आप साथ लेके बैठे हैं। तो डेस्कटॉप लैपटॉप लैपटॉप समरी नोट करने के लिए कोई नोटबुक के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस समर कैंप का भरपूर फायदा होगा इंशाल्लाह। अगर आप सिर्फ इसको स्टोरी के तौर पे, यूट्यूब वीडियो के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे तो उसका फायदा इतना नहीं होगा जितना आप इस तरीके से अगर आप इसको अ, इन इन सेशंस को लेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको
मैं फीचर आखिरी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो यहाँ पर खाली कर्सर ब्लिंक कर रहा था। देखिए मैं दोबारा रन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अब ये प्रोग्राम हमारा चलना शुरू हो गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मुझे नहीं पता चला कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस देनी है। मैं तो यूजर, आपने तो मुझे प्रोग्राम बना के दिया था, तो मुझे क्या पता कि पहले मुझे उसमें डिस्काउंट परसेंटेज देनी है या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देनी है। ये तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं अभी तो प्रोग्राम भी मैंने ही बनाया था, यूज भी मैं खुद कर रहा हूँ। उससे मुझे पता है कि पहली वैल्यू जो इनपुट ले रहा है वो परसेंटेज है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज, लेकिन प्रोग्राम, अगर आप, मैंने ये प्रोग्राम बना के किसी ऐसे शख्स को दे दिया जिसको इसको इस्तेमाल करना हो, तो उसको तो नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ क्या कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। तो पाइथन में ये जो इनपुट स्टेटमेंट है, इसके आगे एक ऑप्शनल चीज होती है, वो ये कि आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के पेयर में सिंगल या डबल कोट दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो इनपुट लेते वक्त पहले वो सेंटेंस डिस्प्ले करता है और उसके बाद फिर वो आपसे इनपुट मांगता है। वैसे मैं ये लिखूं कि एंटर डिस्काउंट परसेंटेज, एंटर डिस्काउंट परसेंटेज, और इस तरह से ये वाले जो इनपुट है यहाँ पर लिखते हैं एंटर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब जब मैं रन करूंगा तो जब भी लाइन नंबर 3 पे आएगा तो सिर्फ इनपुट नहीं मांगेगा, बल्कि इनपुट मांगने से पहले ये सेंटेंस डिस्प्ले करेगा और फिर उसके आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। रन करके देखें। अब देखें, ये कह रहा है इंटर डिस्काउंट परसेंट। अब मुझे पता है कि पहली वैल्यू जो है वो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज, फिर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 10,000, और ये उसका जवाब आ गया। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये तो हमने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए दी थी, जब हम कुछ चीजें समझाने के लिए। अब इन लाइंस को निकाल दें। इन लाइंस को निकालने के लिए आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बजाय आप लिखा रहने दें और इसको हैश लगा दें, तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसको सेव किया हमने, तो रन किया। अब और 10,000, ओहो सॉरी, 12.5 और 10,000, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज 875। तो ये वो आखिरी चीज थी जो मैं आपसे कह रहा था, कि आखिरी फीचर जो मैं आपको पाइथन के बारे में आज बताऊंगा। मुझे लगता है कि अच्छी खासी चीजें हो गई हैं याद रखने के लिए, इसलिए मैं मजीद नया फीचर नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि फर्दर फर्दर जो है डिस्कशन किया जा सकता है, फर्दर गुंजाइश है जहन में इसको एब्जॉर्ब करने की, मुझे बताएं, मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ। वरना अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे जो आपको देना है, असाइनमेंट देना है, उसमें कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, तो उन फॉर्मूलों के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए होंगे। वो मैथमेटिकल फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे। सो एक आध मिनट में आपके इनपुट का वेट कर रहा हूँ। मुझे चैट में लिख के बता दें कि व्हाट डू यू वांट, फिर हम उसके हिसाब से आगे लेके चलते हैं। ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। दो लोगों का इनपुट आया। तो इसी को मैं पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए इसके मजीद फीचर्स नहीं ऐड कर रहा। अब मैं समराइज कर रहा हूँ कि मैंने क्या बताया। इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए। जो लोग अभी तक डॉर्मेंट थे वो ज़रा से अटेंटिव होकर बैठ जाएं, क्योंकि इन 10 मिनटों में आप पिछली पूरी 2 घंटे की समरी सुन रहे हैं।
अच्छा, पहली बात मैंने आपको ये बताई कि कंप्यूटर में पाइथन को आपने इंस्टॉल करना होगा। python.org की साइट पे जाके डाउनलोड के लिंक पे जाएं, वहां से डाउनलोड कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, जब भी आप उसको डबल क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं, आप एक दफ़ा करके देखिए, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि कहीं किसी को डिफिकल्टी होगी। और वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद IDLE टाइप कीजिएगा आप कमांड उसके सर्च बार में। IDLE लोड करेंगे तो आपके सामने शेल ओपन हो जाएगा। शेल में आप कमांड टाइप करते हैं तो वो उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने, आपको कोई एक आध काम एक इंस्ट्रक्शन लिख के आपको कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी, बल्कि आप पूरा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो आप फाइल पे क्लिक करके और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटपैड टाइप का एडिटर ओपन हो जाएगा। उस एडिटर में आप ये सारी प्रोग्रामिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा ये बताया था कि जो कंप्यूटर जो है बेसिकली ट्रेडिशनली किसी भी किस्म की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हमने सबसे पहला काम आज जो सीखा पहली क्लास में वो यही सीखा कि कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि यही कैलकुलेशन में ये बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, चाहे साइंटिफिक प्रोग्रामिंग हो, कुछ भी किस्म की चीज़ हो, चाहे IoT बेस्ड काम हो, इन सब के पीछे किसी न किसी किस्म की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। तो हमने आज बेसिकली उन सारी चीज़ों की बुनियाद कैलकुलेशन करना सीखा। कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। आप सिर्फ उन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस लैंग्वेज में अलाउ। पाइथन में मैंने आपको बताया था कि पावर है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर। ये 7 बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा जो और ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये 7 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हमें सबसे पहले लेवल पे समझने की जरूरत होगी। इसमें से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं उन सब की लेवल्स होते हैं, वो कह लेते हैं प्रेसिडेंस लेवल्स। शायद आपने स्पेल प्रोनाउंसिएशन सही ना सुना तो मैं आपको बताऊं, PRECEDENCE, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस लेवल होते हैं। हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पावर का होता है। और पावर के लिए जो पाइथन में सिंबल होता है वो तो डबल एस्ट्रिक्स होता है। उसमें विजुअल बेसिक है उस टाइप की जो लैंग्वेज है उसमें ये कैरेट साइन यूज होता है। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो एस्ट्रिक्स यूज होता है या पावर साइन यूज होता है। अच्छा, ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल होता है यानी। और इससे नीचे लोअर लेवल पे 4 ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर। रिमाइंडर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इंटीजर डिवीजन के बारे में बता दिया था। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियस थे। ऐसे ये था सेकंड प्रेसिडेंस लेवल। थर्ड प्रेसिडेंस लेवल पे प्लस और माइनस होते हैं। अच्छा, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा लेवल के ऑपरेटर्स आ रहे हों तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होता है सबसे पहले वो सॉल्व होता है। And अगर पावर है तो पावर पहले सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह के बारे में। अगर पावर ना हो तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का उसमें ऑपरेटर कौन सा होगा उसमें, फिर जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या इंटीजर डिवीजन या रिमाइंडर में से जो ऑपरेटर आएगा सबसे पहले वो सॉल्व होगा। अगर वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं है, उसमें से प्लस माइनस ही है, तो वो प्लस माइनस से ही शुरू करेगा। और उस प्लस माइनस में भी जो अगर सेम प्रेसिडेंट लेवल के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा पा रहे हो तो जो लेफ्ट पे होता है सबसे पहले वो इवेल्यूएट होता है, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट को, उसके बाद वाला होता है, फिर उसके बाद वाला, लेफ्ट टू राइट वो ऑपरेटर्स को देखता चला जाता है और जहाँ जहाँ सेम प्रेसिडेंट लेवल के ऑपरेटर आते रहते हैं उन सबको सॉल्व करता रहता है। अच्छा, कैलकुलेशन करने के बाद उसके रिजल्ट को अगर हमें आगे कहीं इस्तेमाल करना हो तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगर आगे कहीं इस्तेमाल नहीं करना तो उसके किसी वेरिएबल में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आमतौर पर ज़रूरत होती है हमें। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो एक स्टेप में नहीं हो रही होती, एक से ज़्यादा स्टेप्स में
वो जो टास्क हमारा होता है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लिहाजा हमें ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि हम वेरिएबल कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करें। और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर हो, सॉरी वेरिएबल हो, उसके बाद इक्वल टू साइन हो, फिर उसके बाद राइट साइड पे इक्वल टू के राइट साइड पे एक्सप्रेशन, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल और इक्वल टू के राइट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन हो। अच्छा, फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनको अगर आपको डिस्प्ले करना हो, शेल पे तो ऑटोमेटिकली हो जाती है जैसे आप करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली नहीं होती। प्रोग्राम में अगर आपको कैलकुलेटेड वैल्यू प्रिंट करनी है, डिस्प्ले करवानी है, तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होता है। प्रिंट के साथ आप राउंड ब्रैकेट के पेयर में आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो बस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको करने हो तो वेरिएबल्स की लिस्ट लिख दीजिए, बीच में कॉमास डाल दीजिए, तो वो सब उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले हो जाएगी जिस सीक्वेंस में आपने उनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखी होती है। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट में आप वेरिएबल्स के अलावा लिटरल्स भी लिख सकते हैं। लिटरल का क्या मतलब है? इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करके कोई चीज, कोई वैल्यू लिख, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप कोई वैल्यू लिख के आप इन्वर्टेड कॉमास में कोई वैल्यू लिख देते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। भले आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वेरिएबल नेम लिख दो, तो वेरिएबल नेम प्रिंट हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट हो। ये तो था प्रिंट के बारे में। फिर हमने देखा इनपुट के बारे में। फिर हमने ये देखा कि जहाँ हमने कैलकुलेशन में डायरेक्ट वैल्यूज इस्तेमाल करनी थी, कैलकुलेशन में डायरेक्ट वैल्यूज के बजाय हमने उन वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन किया और फिर उन वेरिएबल्स को एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया था। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस जब कैलकुलेट करने का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें ही काम किया था। और फिर मैंने बताया ये इसलिए किया था, ये हमने इसलिए किया था कि एक तो अगर कहीं चेंज करनी होगी तो हमें सारे तो प्रोग्राम की, ये तो छोटा सा प्रोग्राम था, आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर सारी लाइनें बता रही। जो कमर्शियल प्रोग्राम है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के होते हैं, तो वो वहाँ पे फिर सारी लाइनें तलाश करना कि कहाँ कहाँ ये वैल्यू इस्तेमाल हुई है, हर उस जगह पर चेंज करना वो काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप वेरिएबल में असाइन कर दें, उसके बाद जब जब भी आपको चेंज करना हो, आप प्रोग्राम के शुरू में आमतौर पर वेरिएबल डिफाइन हुए हुए होते हैं, आप वो प्रोग्राम के शुरू में जाएं, उनकी वैल्यू चेंज करें और जहाँ जहाँ वो वेरिएबल इस्तेमाल होना है हर जगह पे उसकी चेंज वैल्यू आ जाएगी, चेंज वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये कन्वीनियंट रहता है। फिर एक और बात ये देखी कि वो प्रोग्राम जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी वो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना जिनको प्रोग्रामिंग आती है। अगर हमें किसी ऐसे शख्स को ये प्रोग्राम देना है जो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करे, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम उसको प्रोग्रामिंग में चेंज करने के बजाय उस हम अपने प्रोग्राम में इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, ताकि जब हमें प्रोग्राम रन हो तो यूजर से पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताएं, और जो वो यूजर उसकी जो भी वैल्यू बताए उसके हिसाब से वो प्रोग्राम में आके कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे।